हेलो एवरीवन। स्टडी लवर्स यूकेआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वापस अपनी जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, उस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमारे सारे के सारे लगभग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे या फिर शिक्षण तकनीकी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो शिक्षण तकनीकी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टेट या फिर यूटेट सीटेट, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित एमसीक्यूज़ हमारे होंगे। ठीक है, इसमें लगभग 22 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते रहना है और पार्टिसिपेट करना है और देखना है कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आउट ऑफ 22 अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अनुदेशनात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, व्यक्तिगत, सामूहिक, अनौपचारिक या कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा पहले का ए। क्या होता है, व्यक्तिगत। जो अनुदेशनात्मक तकनीकी होती है उसमें कंप्यूटर का प्रयोग कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है शिक्षण, ठीक है, या फिर टीचिंग, और दूसरा होता है अनुदेशन। ठीक, तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक, शिक्षण के लिए एक माहौल होना चाहिए, शिक्षण के लिए एक प्रॉपर वातावरण होना चाहिए और इसमें टीचर स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि दोनों उपस्थित हों। ठीक, मतलब ये आमने सामने का वार्तालाप है, यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतः क्रिया होती है, मतलब इसमें भावात्मक पक्ष भी रहता है। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग अगर टीचर के सामने हैं तो अगर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कि टीचर बोल रहा है ना, तो भावात्मक पक्ष भी वहाँ पर रहता है। लेकिन अनुदेशन तकनीकी का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक, तो अभी क्या सिर्फ आप लोग सुन रहे हो और समझ रहे हो चीज़ों को, ऐसा तो नहीं ना कि अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी संभव नहीं है। आप चाहो तो मेरा ये वीडियो कहीं पे भी बंद कर सकते हो। तो इसको कहते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी। यहाँ पर क्या है और दूसरा क्या है, इसमें एक जो कॉमन मेन जो अंतर है वो ये है कि शिक्षण में तो शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर बिना शिक्षक के भी अनुदेशन हो जाता है। इसमें टीचिंग मशीनों की सहायता से या फिर कंप्यूटर की सहायता से, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आज की डेट में बन चुके हैं जिनसे क्या होता है कि बिना टीचर के रहते भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षण कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को शिक्षण और अनुदेशन में अंतर समझ आ गया होगा। एक जनरल ये कि यहाँ पर टीचर का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर टीचर का होना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बिना टीचर की उपस्थिति के भी अनुदेशन संपन्न हो सकता है। ठीक, चलिए तो ये तो हमारा इसमें अंतर हो गया और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो व्यक्तिगत हो गया ना, ये पर्सनली ले सकते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। चलिए तो अनुदेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है इसमें, है ना। अभी ये अगर सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ और होता है ना, कि आप लोग बोल सकते थे कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। ठीक है, ये वाला द्वितीय है, ये वाला तृतीय है। ठीक है, तो ये सेकंड, ये मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है, और ये थर्ड हो गया और इस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सही नहीं है आंसर। ठीक है, अभी क्या होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अंतर क्या होता है, फर्स्ट में जनरली अगर हम देखें तो हार्डवेयर उपागम आते हैं, सेकंड में सॉफ्टवेयर उपागम आते हैं और थर्ड में आपका आता है, उसको बोलते हैं प्रणाली विश्लेषण या फिर एक तरह से प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग कंप्यूटर को देखें, ओवरऑल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर की सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलग चीज़ है, लेकिन केवल कंप्यूटर को देखें तो एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसलिए उसको हम शैक्षिक तकनीकी प्रथम में रखते हैं। द्वितीय में क्या, द्वितीय में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अगर टीचिंग करवा रहे हैं, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूँ तो वो क्या है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। जैसे मैं ये डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ अभी पढ़ाने के लिए, तो ये क्या है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। और इसमें जो मैं विधियों का प्रयोग करूँगा, ठीक है, कक्षा शिक्षण में जो विधियों का प्रयोग करता है शिक्षक, उसमें आपको जैसे पुनर्बलन देना हो गया, छात्रों को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, तो ये सब क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये शैक्षिक तकनीकी सेकंड हो जाएगा। तो चलिए खैर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शैक्षिक तकनीकी प्रथम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए फिर से पूछ रहा है शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। मैंने अभी बताया कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर जो होता है वो शैक्षिक तकनीकी प्रथम होता है, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी सेकंड होता है, द्वितीय होता है, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या, शिक्षण विधियाँ, ठीक है, शिक्षण विधियाँ या फिर शिक्षण के लिए जो जो हम नई तकनीकियाँ यूज़ करते हो, जिनसे व्यवहार परिवर्तित होता है, ठीक है। और ये सिस्टम अप्रोच थर्ड में आता है, इसको बोलते हैं प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है शैक्षिक तकनीकी तृतीय है। अब तो बता ही चुका हूँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिस्टम अप्रोच, ठीक है। और आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक अच्छे से, और उसके अलावा आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम अप्रोच है, या फिर उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो बता ही चुका हूँ क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र है। एक नया क्षेत्र क्या है, सूचना व संचार तकनीकी है, पुस्तकें हैं, टेलीविजन है, या कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी नया क्षेत्र नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है, ये क्या है, सूचना व संचार तकनीकी, ठीक है। शिक्षा में आईसीटी, ठीक है। तो ये क्या है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, शिक्षा में एक क्या है, नया क्षेत्र है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है। देखिए व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, किसमें, जहाँ पे हम शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेंगे, तो वही क्या है, शैक्षिक तकनीकी सेकंड है, ठीक है। उसी से क्या होगा, हमारा व्यवहार परिवर्तित होगा। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले का जो व्यवहार परिवर्तित होगा वो किससे होगा, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय से, ठीक है। द्वितीय में क्या करते हैं, हम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सामूहिक वाद विवाद के प्रकार हैं, ठीक है। सामूहिक वाद विवाद के क्या प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सार्वजनिक वाद विवाद, शैक्षिक वाद विवाद, और व दोनों, या सिर्फ आ। तो क्या हो जाएगा, देखिए सार्वजनिक वाद विवाद नहीं होगा, सामूहिक वाद विवाद कब होगा, सामूहिक वाद विवाद हमारा होगा जो हमारा शैक्षिक वाद विवाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि और ब दोनों तो नहीं होंगे, क्या होगा, केवल शैक्षिक वाद विवाद इसके अंतर्गत आएगा सामूहिक वाद विवाद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है, ठीक है। किसके लिए बोल रहे हैं, सामाजिक विषय के। देखिए ऑप्शन है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, तवा शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, या प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तवा शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक विषयों के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट हमारे पास ये है शिक्षण प्रतिमान का महत्व है। शिक्षण प्रतिमान का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं, अनुदेशन के आधार होते हैं, या उपयुक्त सभी होते हैं। रॉ इसमें लगेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान समझते हैं, नहीं समझते तो समझ लीजिए क्या होता है इसमें। जैसे शब्द से लग रहा है, शिक्षण प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल एक तरह से। ठीक है, एक मॉडल हमने सेट किया है कि ये शिक्षण का प्रतिमान रहेगा और इसके हिसाब से हमने क्या करना है, शिक्षण कार्य करवाने हैं। ठीक, जैसे मान लो कि कोई भी मॉडल है, एक तो हम बच्चों को क्या, अगर मुझे ताजमहल के बारे में बताना है तो एक तो हम फॉर्मली बता रहे हैं क्या, मतलब ताजमहल बता रहे हैं कि ये यहाँ पे स्थित है, इन्होंने बनवाया था, उसके बारे में जनरली मौखिक जानकारी दे रहे हैं, तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अगर शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होंगे, एक तो अनुसंधान कार्यों में सहायक होंगे, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं, अनुदेशन के आधार होते हैं। तो इसमें दो तरह के प्रतिमान होते हैं। ठीक है, एक तो वो प्रतिमान जो हम कक्षा में यूज़ करते हैं, कक्षा शिक्षण में यूज़ करते हैं, और एक ऐसे प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान कि जो टीचिंग के विशिष्ट मॉडल बने हुए हैं कि हमने टीचिंग का तरीका उस हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान है। ऑप्शन देख लीजिए, जोसेफ जे सकबाब ने दिया था, रिचार्ड सकमैन ने, हिल्दा तबा, बेंजामिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसको तो दोस्तों याद ही रखना पड़ेगा, आंसर है इसका जोसेफ जे सकबाब। ठीक है, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान किसने दिया, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया। ऑप्शन देख लीजिए, लॉरेंस स्टालरो, रॉबर्ट ग्लेशियर, प्लेंडर, जेम्स सेवर। सही आंसर है इसका रॉबर्ट ग्लेशियर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद ही रखना पड़ेगा, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, अध्यापन की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, ऑप्शन है निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर जाती है, तो कौन सी विधि है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 13 का आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि कैसे जाती है हमारी, उदाहरण से तथ्य की ओर। एक तरह से क्या करते हैं इसमें, हम पहले उदाहरण देते हैं, ठीक है, और फिर कोई नियम स्थापित कर देते हैं। ठीक, जैसे हम उदाहरण देंगे कि एक बच्चा जो है सड़क के बीचों बीच चल रहा था, गाड़ी आई और वो गाड़ी के नीचे दब गया। ठीक, तो पहले हमने उदाहरण दिया, फिर हमने नियम बताया कि हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक, तो इस तरह का ये क्या हो गया, आगमन विधि का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से कौन सी विधि प्राचीनतम विधि नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो तो नहीं है पूछ रहा है पूछ रहा है, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन है ए व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, पाठ प्रदर्शन, परियोजना विधि। सही आंसर हो जाएगा परियोजना विधि। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, प्राचीनतम विधि नहीं है, ये क्या है, ये लेटेस्ट है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, लेटेस्ट विधि है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली विधि मानी जाती है। ये प्राचीन है, व्याख्यान हमेशा से चला आ रहा है, प्रश्नोत्तर भी, पाठ प्रदर्शन भी। नेक्स्ट हमारे पास है बालक स्वयं खोजकर ज्ञान प्राप्त किस विधि से करता है। किस विधि में करेगा, प्रश्नोत्तर में, अन्वेषण में, भूमिका निर्वहन में, या परियोजना विधि में। सही आंसर हो जाएगा क्या, अन्वेषण का मतलब खोज विधि। ठीक है, खोज विधि में। ठीक, या इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड की खोज किसने की थी। हम प्रीवियस वीडियो जो हमारे एमसीक्यूज वाले हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे है। ठीक है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अवरोध अभिकर्मित अनुदेशन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें क्या होता है, लघु पद होते हैं, छोटे छोटे पद होते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियोज में मैंने कहीं पर आप लोगों को अभिकर्मित अनुदेशन समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
संप्रेषण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति संप्रेषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जो संप्रेषण प्रदान करता है उसे क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम या प्रतिपुष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जो संदेश संप्रेषण कर रहा है उसको क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे, वहीं से संदेश आ रहा है। और संप्रेषण सामग्री जिसके द्वारा वो संप्रेषण प्रदान कर रहा है, संप्रेषण माध्यम जो उसका माध्यम है पहुंचाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रतिपुष्टि क्या होता है? वो लास्ट में जो मतलब उस पर फीडबैक एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड, ठीक है, कंप्यूटर एडेड एक तरह से अनुदेशन जो है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिमान किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देखिए 70 में, 80 में, 65 में या फिर 1955 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1965। ठीक है, तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कब हुआ था? 1965 में। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सहकारी अधिगम में निम्न में से किस पर बल दिया जाता है? सहकारी अधिगम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है नवाचार युक्त अधिगम, नेतृत्व कौशल का विकास, इसके अलावा सहयोगी अधिगम या उपरोक्त सभी। तो जो सहकारी अधिगम होता है उसमें क्या किया जाता है? इन सभी पे बल दिया जाता है। नवाचार, ठीक है, इनोवेशन का प्रयोग, नेतृत्व कौशल का विकास और सहयोगी अधिगम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सामूहिक वाद विवाद किस प्रकार का आव्यूह है? ठीक है, ऑप्शन है एक तंत्रात्मक, प्रमुखवादी, जनतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब सामूहिक वाद विवाद हो रहा है क्या, तो जनतंत्रात्मक हो गया ना, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया। ठीक है, इसको जनतंत्रात्मक पढ़ो आप लोग। ठीक है, जनतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक, ये भी वैसे ही हो रहा है जनतंत्रात्मक। ठीक है, तो जनतंत्रात्मक हो जाएगा हमारा सामूहिक वाद विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? ठीक है, तो इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर। किसने दिया ये तो याद ही रखना पड़ेगा, विलियम शूट्ज। तो विलियम शूट्ज ने दिया था अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 21। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो ये है हमारा विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना ही शिक्षण प्रतिमान है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया है, किसने कहा था? ऑप्शन है स्किनर ने, H.C. विल्ड ने, पॉल डी ईगन ने या जॉयस ने। देखिए, विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना ही शिक्षण प्रतिमान है। ठीक है, तो शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम्स में। तो इसका डेफिनेशन किसने दी थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉल डी ईगन ने। ठीक है, तो पॉल डी ईगन ने दिया था कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 22 क्वेश्चन हो गया हमारा आज के। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया होगा और लास्ट में अपना स्कोर लिख देना है कि आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज का जो 22 क्वेश्चन थे एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। इससे पहले हमने इसके लगभग 9 पार्ट कवर किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ही फॉर्म में। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार परीक्षा से पहले उनको देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाए। तो आप लोगों की अगर प्रैक्टिस रहेगी तो संभवतः आप लोग उसमें, और मैंने क्या किया है आप लोगों को कोशिश की है कि जहाँ पर भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पर एक ही क्वेश्चन पे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। उनके ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस किया है डिटेल में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये हमारा आज का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हो सके नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में कुछ और लेके आएंगे जो रह गया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।